हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टूवर्ड सक्सेस में। और आज की इस वीडियो में जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं इतिहास की वीडियोस आप तक लेके आ रहा हूं, तो इसी में उसी संबंध में यहां पर मैं बात करने वाला हूं आप लोगों से। पहली वीडियो में मैंने आपको बताया था इतिहास के बारे में और मैंने स्टार्ट किया था आप लोगों के लिए राजनीतिक इतिहास, तो उसी से को आगे कंटिन्यू हम यहाँ पर कर रहे हैं। मैंने बात करी थी, अब से पहले अगर हम बात करें 16 जनपदों के बारे में, कहाँ से हमें इसकी जानकारी मिली, इससे पहले वीडियो मैंने आपको डिस्कस किया आपके साथ में। उसके बाद में कैसे कैसे जो शब्द आए हैं, जो साम्राज्य तक आए हैं लेकर उसको, वो मैंने सब चीज़ें आपको डिस्कस कर चुका हूँ। और मैंने आपको बताया था कि 16 जनपदों के बारे में हम स्पेशली बात करेंगे मगध के बारे में, कि मगध का जो उत्कर्ष है वो किस तरीके से हुआ है, उस बारे में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो मगध के जो उत्कर्ष के कारण है, 16 महाजनपदों में से एक है हमारा मगध। तो मगध किस तरीके से आगे बढ़ा, उस सब पर हम यहाँ पर चर्चा करेंगे और आगे आने वाले जो मगध के वंशज हैं उन सबको अब डिस्कस करने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम अब शुरू करने जा रहे हैं मगध को। तो मगध हमारे लिए इम्पोर्टेंट है और ये कैसे आगे बढ़ा इसको हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो मगध के बढ़ने के मुख्य कारण जो थे उनमें से कुछ मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। अगर मैं बात करूं दिल्ली लेवल पर या दिल्ली पुलिस या किसी भी स्टेट एग्जाम के लेवल पर, तो उसमें से यहाँ से क्वेश्चन कम बनता है। जहाँ पर क्वेश्चन बनेगा मैं वह आपको डायरेक्ट करूंगा कि यहाँ से क्या क्वेश्चन बनेगा और किस लेवल पर बनेगा। यहाँ पर पीसीएस लेवल से कई बार क्वेश्चन बन सकता है कि इसके क्या लिखित में, अगर जब रिटन पेपर होता है वहाँ पर क्वेश्चन बन सकता है। लेकिन जो दिल्ली पुलिस या कोई भी स्टेट लेवल के जो एग्जाम होते हैं, आप दिल्ली पुलिस हो या यूपी पुलिस हो या किसी अदर एग्जाम का पेपर देते हैं जो एसएससी 12th लेवल पर होते हैं, वहाँ से क्वेश्चन यहाँ पर मुश्किल ही बनेगा। ये सिर्फ आपकी जानकारी के लिए कि ये क्यों उभर के सामने आया। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं इसके उदय के कारण क्या थे। सबसे पहले बात करेंगे इसमें आर्थिक के कारण के बारे में। आर्थिक कारण क्या थे कि आपने देखा कि उस समय हमारा जो देश था, देश के अंदर ये मगध एक साम्राज्य था, वहाँ पर कृषि की प्रधानता को ही सबसे सर्वश्रेष्ठ और धनी के रूप में जाना जाता था। तो यहाँ पर कृषि का पनपना सबसे मुख्य बात क्या थी कि इस क्षेत्र के अंदर गंगा नदी का प्रवाह था, गंगा नदी, और इसकी सहायक नदी है गंडक नदी। तो ये दोनों नदियां मगध के क्षेत्र के अंदर बहती थी। तो मगध के अंदर ये अगर नदियां बहेंगी तो वहाँ पर कृषि की उपज होगी। और सबसे बड़ी बात क्या थी कि वहाँ की मिट्टी इतनी अच्छी थी कि वहाँ की जो उपज थी वो काफ़ी ज़्यादा थी। तो इससे क्या हुआ, उपज तो वहाँ पर हुई, साथ में वहाँ पर कृषि का व्यवसाय जो बोलते हैं हम, वो शुरू हो गया। ठीक, कृषि का व्यवसाय शुरू हुआ। तो कृषि के व्यवसाय से क्या हुआ, जो आमदनी आती है उस पर कर लगता है, और कर, उसका जो कर लगा वो राजा को गया। राजा के यहाँ पर क्या था कि सैन्य शक्ति बढ़ाने के लिए पैसा इकट्ठा हुआ। तो सबसे मेन कारण क्या था, कृषि। यहाँ पर आर्थिक में कृषि का होना, कृषि हुई। उसके बाद में एक चीज़ यहाँ पर आती है कि यहाँ पर लोहे की जो खानें थी वो भी पाई जाती हैं मगध के अंदर। तो यहाँ पर लोहे का प्रयोग भी कृषि के अंदर होने लगा, जिससे कृषि के अंदर एक क्रांति सी आ गई और जो उपज थी वो काफ़ी मात्रा में यहाँ पर बढ़ गई। तो सबसे मेन कारण, मैं आपको डिटेल में ज़्यादा नहीं लेके जा रहा हूँ, जो आपके ज़रूरी है आपके एग्ज़ाम के लेवल से उसी को यहाँ पर मैं बता रहा हूँ। ठीक है, दूसरी बात करते हैं यहाँ पर भौगोलिक स्थिति की। ठीक, भौगोलिक स्थिति में क्या था कि जो मगध की राजधानी थी, आगे हम बात करेंगे विस्तार से राजधानी के बारे में, राजगृह राजधानी थी, वो 5 पहाड़ियों से घिरी थी, 5 पहाड़ियों से घिरी थी। यहाँ पर 5 पहाड़ियाँ थी। तो आप एक चीज़ समझिए, जो कैपिटल 5 पहाड़ियों से घिरा है, वहाँ पर शत्रु का हमला करना बहुत ही मुश्किल था, और अगर कर भी दिया तो जीतना बहुत मुश्किल था। तो इस वजह से यहाँ पर शत्रुओं से बहुत ही ज़्यादा सुरक्षा थी, और वो थी भौगोलिक स्थिति। तो ये क्लियर हुआ, ये भौगोलिक स्थिति से भी सेफ था। तीसरा कारण, सबसे बड़ा जो कारण था, राजनीतिक यहाँ पर कारण था। यहाँ के जो राजा हुए वो काफ़ी अपने आप में कूटनीतिक जो राजनीति करी, और वहाँ पर कई तरीके की पॉलिसी उन्होंने अपनाई। इसमें हम आगे विस्तार से बात करेंगे कि कौन कौन सी पॉलिसी यहाँ पर अपनाई गई। मित्र पॉलिसी यहाँ पर अपनाई गई, इस वंश में देखा गया मित्र। वैवाहिक, यहाँ पर वैवाहिक संबंध बनाकर कैसे राज्य का विस्तार किया गया, वो सब यहाँ पर चीज़ें हुई। और तीसरी यहाँ पर हम बात करते हैं जो कूटनीति हम बोलते हैं, उस तरीके की राजनीतिक कूटनीति, किस तरीके से युद्ध वाली जो नीति होती है। ठीक,
जो तीसरी थी वो थी युद्ध। तो इन तीनों के बेसिस पर इसका विस्तार किया गया। तो ये कुछ डिटेल थी कि ये मगध का जो उत्कर्ष है वो क्यों बढ़ा और क्यों वो 16 महाजनपदों में से निकलकर सबसे ज़्यादा सामने आया। अब कुछ और चीज़ें जानते हैं, इसके वंशज के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि सबसे पहले बृहद्रथ यहाँ पर वंश हुआ और उसका कहाँ पर जिक्र मिलता है, उन सब के यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो मैं बात कर रहा था आपसे अब वंशज के बारे में। हमने देखा कि कैसे मगध का उत्कर्ष हुआ, क्या क्या कारण थे। अब यहाँ पर बात करें, सबसे पहला जो शासक माना गया है वो यहाँ पर माना गया है बृहद्रथ को। सबसे पहले यहाँ से क्या क्वेश्चन बनेगा, यहाँ पर एक ही क्वेश्चन बनेगा कि बृहद्रथ का जो जिक्र है कि बृहद्रथ मगध का शासक था वो कहाँ से पता चला हमें। तो बृहद्रथ का जो नाम है एक तो पुराण में मिलता है और एक महाभारत के अंदर मिलता है। इसमें लिखा है कि जो मगध का प्रथम शासक था वो बृहद्रथ था, बस इतना ही है और उसके बाद ये ख़त्म हो जाता। इसमें आपको कुछ याद नहीं रखना, सिर्फ ये दो याद रखनी है कि पुराण में नाम मिलता है और महाभारत में नाम मिलता है। उसके बाद हम बात करेंगे जो हमारा मेन टॉपिक है। मेन टॉपिक पर आते हैं। यहाँ पर हमारा मेन टॉपिक है बिंबिसार, राइट। बिंबिसार स्थापना करते हैं हर्यक वंश की। कौन से वंश की? हर्यक वंश की। तो सबसे पहला क्वेश्चन दिल्ली पुलिस के लेवल पर यह बनेगा कि हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे। तो हर्यक वंश के संस्थापक कौन है? ये हैं बिंबिसार। अब बिंबिसार के बारे में हम बात करते हैं। बिंबिसार का एक नाम है क्षेत्रोओजस। क्षेत्रोओजस का मतलब क्या होता है? जिसका बहुत बड़ा क्षेत्र हो, जिसके पास में बहुत बड़ा क्षेत्र हो, उसको हम बोलते हैं क्षेत्रोओजस। लगभग ऐसा बताया जाता है कि इनके जो साम्राज्य के अंदर 8000 गांव आते थे। 8000 गांव आते थे उस सब। तो इसलिए इनको क्षेत्रोओजस बोला गया। और ये किससे हमें पता चला? ये हमें पता चलता है मत्स्य पुराण के अंदर से, पुराण, राइट। दूसरा इनको बोला जाता था श्रोणिक। क्या बोला जाता? श्रोणिक। श्रोणिक का मतलब क्या होता है कि जो दूर दूर तक सुना जाए उसको हम बोलते हैं श्रोणिक। तो जैसा आप देख रहे हैं 8000 गांवों तक इनका नाम था, क्षेत्र था, तो दूर दूर तक लोग इनकी चर्चा करते थे। इसीलिए इनका नाम क्या हुआ? श्रोणिक, क्योंकि ये दूर दूर तक जाने जाते थे। और ये हमें पता चलता है जैन साहित्य से। तो ये क्वेश्चंस यूपी पीसीएस के अंदर पहले पूछे जा चुके हैं कि ये क्षेत्रोओजस और श्रोणिक किसके नाम हैं। तो ये दोनों ही किसके नाम हैं? ये दोनों ही बिंबिसार के नाम हैं। तो ये क्वेश्चन भी आपको याद रखना है। अब यहाँ से जो एक एक लाइन होगी वो बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर आपको होने वाली है और बहुत ही अच्छे से आपको समझते हुए चलना है। कोई आपको अगर कोई भी दिक्कत आती है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछिएगा। चलिए, अब हम बात कर रहे थे कि इन्होंने 3 जो नीति थी विस्तारवादी उनको अपनाया। सबसे पहले हम बात करते हैं इनकी मित्र नीति के बारे में, राइट। तो मित्र नीति के अंदर हम देखते हैं अवंती, जो कि इनका एक पड़ोसी राज्य हम कह सकते हैं उस समय का, या पड़ोसी साम्राज्य कह सकते हैं। तो पड़ोसी साम्राज्य था अवंती। अवंती के नरेश जो थे चंद्रदूत, उनके यहाँ पर उनको पोलियो हो गया, पोलियो नहीं पीलिया हो गया था, पीलिया हो गया था। तो इनके यहाँ पर एक बहुत ही फेमस आयुर्वेद के उस समय के जीवक जिनका नाम था वेद थे, राइट। तो इन्होंने जीवक वेद को भेजा और अवंती के जो नरेश थे उनका इलाज करवाया और वो ठीक हो गए। तो देखो इनकी कैसी रणनीति थी कि इनके मित्र वो बनेंगे। जब कोई आदमी ठीक हो जाएगा तो उसका मित्र बनना ही बनना है। तो उन्होंने मित्र बनाया अवंती नरेश को, राइट। अब देखते हैं यहाँ पर दूसरी। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या बनेगा? एक क्वेश्चन यहाँ पर आप इसको स्टार मार्क कर लीजिए। ये जो क्वेश्चन है जीवक वाला, जीवक किसके यहाँ पर वेद थे या किसके यहाँ पर, जीवक को किसके इलाज के लिए बिंबिसार ने भेजा था? तो अवंती नरेश के इलाज के लिए जीवक जो वेद थे इनको भेजा गया था। दूसरी यहाँ पर इनकी मेजर जो रणनीति रही वो थी वैवाहिक संबंध की। तो इन्होंने बिंबिसार के बारे में बताया जाता है कि इन्होंने 500 शादियाँ की थी और इनके 500 रानियाँ थी। तो काफ़ी रानियाँ थी इनके। और इनमें जो फेमस विस्तारवादी नीति के अंदर आता है
वो बिंबिसार की 3 शादियां हैं, 3। इनमें प्रमुख है महाकोसला के साथ में इन्होंने अपना विवाह किया, और महाकोसला कौशल नरेश की बहन थी, कौशल नरेश की बहन थी, ठीक है। तो इन्होंने यहाँ पर वैवाहिक संबंध बनाए। तो यहाँ पर भी इन्होंने जो इनका क्षेत्र था, हम बाद में समझेंगे कि किस तरीके से इनको इन शादियों का और इस मित्र वाली रणनीति का, और फिर कैसे इन्होंने युद्ध करके अंग पर विजय करी, उसको मैं अभी आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि इनका कैसे बेनिफिट हुआ। अभी आप समझिए कि इन्होंने क्या क्या किया है। उसके बाद इन्होंने चेतना से शादी की। चेतना जो कि वज्जी के राजा जो चेटक थे उनकी बेटी थी, ठीक। तीसरी शादी इन्होंने जो की वो क्षेमा से की, और क्षेमा मड की राजकुमारी थी। ये हुई इनकी वैवाहिक रणनीति। उसके बाद हम बात करते हैं युद्ध नीति के बारे में। तो इनकी युद्ध नीति जो थी, सबसे पहले युद्ध नीति का इनका शिकार हुआ अंग। अंग जो राज्य था काफ़ी छोटा राज्य था, और यहाँ पर भी लोहे के काफ़ी भंडार थे। अंग पर इन्होंने युद्ध के द्वारा विजय पाई, और बाकी ये जो 3 बड़े और शक्तिशाली राज्य थे, इन्होंने यहाँ पर वैवाहिक संबंध बनाकर उनको एक तरीके से शांत कह सकते हैं कि एक साइड इन्होंने शांत कर लिया, और बाकी अंग को इनको हमला करके इन्होंने जीत लिया। तो ये चीज़ अभी आपको इतनी क्लियर होनी चाहिए। तो यहाँ से कई बार क्वेश्चंस बन जाते हैं कि बिंबिसार ने किस किस से शादी करी, तो ये आप इनको याद रखिएगा। हालांकि पूछे नहीं गए हैं इतने कि बिंबिसार ने किससे शादी की, लेकिन ये सिर्फ कंसेप्ट आपको जब तक माइंड में नहीं होंगे, आगे की चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। उसके बाद बात करते हैं, इनका एक प्रमुख सलाहकार थे, दो सलाहकार थे जो इनको ये सब चीज़ें करने की सलाह देते थे। तो इनका नाम था, एक का नाम था सुनिधि और दूसरे का नाम था दीर्घवास, राइट। दीर्घवारन, ये दीर्घवारन है। तो ये चीज़ आपको क्लियर होगी। अब मैं आपको समझाता हूँ कि कैसे ये, तो अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि इन सब चीज़ों का इसको बेनिफिट कैसे हुआ बिंबिसार को। तो चलिए देखते हैं। आप समझ लीजिए, एक एग्जाम्पल के तौर पर थोड़ा सा इसको क्लियर कर देते हैं। एक मिनट, यहाँ पर ये आप नोट कर सकते हैं, इसको बहुत ही काम की चीज़ है आप लोगों के लिए। थोड़ा सा इसको यहाँ से हटा ही देते हैं। ओके, अब देखिए, समझिए कि कैसे इसको बेनिफिट मिले। मान लेते हैं ये मगध है, ठीक है। इसका जो पड़ोसी छोटा राज्य है, यहाँ पर है अंग। क्या है? अंग, जिस पर इसने हमला करा है। अब देखते हैं क्यों इसके दिमाग में ये सब खुरापात चली है। उसके बाद हम देखते हैं इस साइड में यहाँ पर है वज्जी, काफ़ी बड़ा राज्य है, 8 राज्यों से मिलकर बना है, वज्जी गणराज्य है, ठीक है। और इस तरफ है कौशल, और कौशल ने हमला करके काशी को भी अपने में मिलाया हुआ है। ये काशी है जो कि एक छोटा राज्य है, ठीक है। और यहाँ पर है अवंती, जो कि एक मीडियम रेंज का राज्य है। अब देखते हैं कि इसका दिमाग क्यों चला इस तरफ, ठीक है। मगध का विस्तार किस तरफ हो सकता है? वज्जी की तरफ, कौशल की तरफ, अवंती की तरफ और अंग की तरफ। अब ऐसे ही समझिए कि जैसे अब भारत है और यहाँ पर नेपाल है। भारत नेपाल को हासिल करना चाहता है, तो उसके पड़ोसी या जो चीन है, पाकिस्तान है, वो ऐसा करने देंगे? बिल्कुल नहीं करने देंगे। तो वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करने देंगे। तो अब देखिए, यहाँ पर मगध भी ऐसी ही स्थिति में फंसा हुआ है कि यहाँ पर एक छोटा राज्य है, और ये इस तरफ तो बढ़ना, इसका सोचना भी गलत है कि ये जानता है कि अगर तो इस तरफ जाएगा तो उल्टी ही मार खानी पड़ेगी। अगर ये सपोज दैट इससे भिड़ जाता है, डायरेक्टली वज्जी से भिड़ जाएगा, तो वज्जी भी इसके ही बराबर का राज्य है। अगर 1% ये हार गया तो यहाँ पर क्या होगा? मगध का सत्यानाश हो जाएगा, बिल्कुल भी उभर नहीं पाएगा ये। फिर इधर बढ़ने की ज़रूरत इसको मतलब फिर पढ़ने की नहीं है, क्योंकि ये इतना कमज़ोर हो जाएगा कि जब 2 बड़ी शक्ति आपस में टकराएंगी तो एक का तो पूरा विनाश होना ही होना है। तो इसी वजह से ये इस तरफ नहीं जाना चाह रहा। तो अब ये परेशान है कि क्या किया जाए। तो जो इसके सलाहकार मैंने आपको बताए थे, वो जो 2 सलाहकार आपको नोट कराए, वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब उन्होंने इनको सलाह दी कि आप एक काम कीजिए, इस तरफ आप वैवाहिक संबंध बनाइए। अवंती के जो राजा थे, इनको तो इन्होंने एक अपना जो वेद है जीवक, उसको भेजकर यहाँ पर मित्र बना लिया था। यहाँ पर तो ये मित्र हो गए, तो इनको तो पता है कि ये मित्र हैं। अब मित्र यहाँ पर अगर हमला करेगा तो मित्र को तो विरोध नहीं करना चाहिए। तो वही रणनीति यहाँ पर इसने लगाई कि अगर ये मित्र है इस तरफ, तो इस तरफ कोई अगर संबंध बना लिया जाए
तो यहाँ पर भी ये लोग विरोध नहीं करेंगे। तो इसने पहली शादी यहाँ पर कर ली वज्जी वाली, जो मैंने यहाँ आपको बताया था, ये चेतना के साथ में। और दूसरी शादी जो कौशल नरेश हैं इनकी बहन से कर ली, जो मैंने ये बताया आपको महाकौशल के साथ में। ठीक है, तो अब आप ही बताइए, यहाँ पर ये दामाद हैं और यहाँ पर इनके बहनों ही हैं, तो क्या ये जब ये अंग पर हमला करेंगे तो क्या ये इस चीज़ का विरोध करेंगे? नहीं, क्योंकि वो जानते हैं कि ये हमारा रिलेटिव है और ये हमारी बहन या हमारी बेटी किसी के लिए कर रहा है। तो यहाँ पर ये सबसे तगड़ा कंसेप्ट जो बिंबिसार ने लगाया वो यही था। तो इन्होंने क्या किया, सीधा हमला किया अंग पर और अंग को मिला लिया अपने क्षेत्र के अंदर। तो ये हुआ इसका विस्तार, इस तरफ जो है मगध का विस्तार होना प्रारंभ हो गया। अब जब इन्होंने शादी की थी तो कौशल नरेश ने काशी का जो ये पार्ट था ये भी क्या किया, मगध को दहेज में दे दिया था। तो यहाँ पर भी इस तरफ इसका विस्तार हुआ, काशी भी मगध का हिस्सा हो गया और अंग जो है वो भी मगध का हिस्सा हो गया। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या क्या बनेंगे, देखिए क्वेश्चन, सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर बना कि हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे, तो वो थे बिंबिसार। एक बिंदुसार है, वो है मौर्य वंश से संबंधित, उसको आगे डिस्कस करेंगे, तो आप कंफ्यूज नहीं होना है। इसकी ट्रिक मैं आपको बता देता हूँ याद रखने की कि बिंबिसार और बिंदुसार कैसे याद रखेंगे। तो बिंबी अगर हम इंग्लिश में लिखें, बिंबी कुछ ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है, और बिंदु लिखेंगे आप तो ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है। तो अगर हम देखें अल्फ़ाबेटिकली डिक्शनरी ऑर्डर में तो BBII, M होता है 13 और N होता है 14। तो सबसे पहले कौन सा आएगा इन डिक्शनरी के ऑर्डर में, तो डिक्शनरी के ऑर्डर में आएगा बिंबिसार। तो बिंबिसार सबसे पहला आता है और सबसे पहला वंश ही कौन सा है, हर्यक वंश है। तो इसको आप इस तरीके से याद रख सकते हैं माइंड में बैठा के, क्योंकि फिर आप कन्फ्यूज नहीं होंगे कि बिंबिसार कौन था, बिंदुसार कौन था। बिंदुसार बाद में आता है, वो है मौर्य वंश में, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखने के लिए थी। और क्वेश्चन क्या बनेंगे ये आपने देख लिया कि क्षेत्रोजस किसको बोला गया और श्रोणी किसको बोला गया है। और यहाँ से क्या क्वेश्चन बनेगा, बृहद्रथ कहाँ का शासक था, मगध का शासक था। इन्होंने किस तरीके की कौन कौन सी नीतियाँ अपनाई, मित्र, वैवाहिक और युद्ध नीति यहाँ पर इन्होंने अपनाई। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया है वो ये है कि जेवक जो वेद थे वो किसके राज्य के अंदर थे या किस राजा के अधीन थे, तो वो भी बिंबिसार के अंदर थे। अब एक चीज़ यहाँ पर अलग याद रखिएगा, क्योंकि आने वाले टाइम में क्या होगा, जो इनका लड़का होगा बिंबिसार का अजातशत्रु, वो इनकी हत्या कर देगा। तो इसी वजह से इसको जो है पृथहंता वंश के नाम से भी जाना जाएगा, पृथहंता, क्योंकि ये लोग आपस में अपने बाप की हत्या करने लगेंगे, तो इसी वजह से इसको पृथहंता वंश भी कहा जाएगा। तो पृथहंता वंश कौन सा है, तो वो है हर्यक वंश, ठीक है। अब राजधानी की बात कर लेते हैं कि इसने राजधानी किसको रखा था, तो मैंने पिछली अभी आपको बताया था, तो राजधानी थी राजगृह। और इसका क्या कारण था, ये 5 पहाड़ियों से घिरी हुई थी। अब आगे राजधानी भी चेंज होगी, पाटलिपुत्र होगी, और इसके बाद में जो इनका लड़का है अजातशत्रु वो आएगा, तो उसका देखते हैं कैसे वो विनाश करता है और कैसे क्षेत्र को बढ़ाता है अपने मगध को। तो इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई हैं। अगर आपको कुछ भी बोरिंग लगा हुआ है तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा, उसको आने वाली वीडियो में वो सुधार किया जाएगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।